बच्चों, हमने फुल रिपोजिशन की बात की थी और अब हम बात कर रहे हैं पार्शियल रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन का मतलब है कि सारी की सारी एसेट उठाकर नहीं ले जा रहा है वेंडर, कुछ एसेट उठा कर ले जा रहा है और कुछ एसेट छोड़कर जा रहा है। तो जो एसेट छोड़कर जा रहा है उसका हिसाब किताब अभी चलता रहेगा। जो माल उठाकर ले आया है उसके बदले में कुछ उसकी वैल्यूएशन होगी, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले में क्या था कि हायर वेंडर परचेजर का अकाउंट क्लोज हो गया था, असेट का अकाउंट क्लोज हो गया था, प्रॉफिट लॉस निकल गया था। यहाँ पर क्या है, हायर वेंडर और हायर परचेजर का अकाउंट कंटिन्यूएशन में रहेगा। हायर परचेजर की बुक में असेट का अकाउंट भी कंटिन्यूएशन में रहेगा, क्योंकि कुछ असेट बच गई है, कुछ पैसा भी फ्यूचर में देना है तो वो भी कंटिन्यू। तो इसका मतलब बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी इसमें, और एग्जाम में इसी के आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। फुल रिपोजिशन की उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, उसमें कुछ करने लायक ज़्यादा होता नहीं है। तो जो हमने पढ़ा उससे हल्का सा एक्सटेंशन है यहाँ पर पार्शियल रिपोजिशन में। ठीक है, तो अगर आपने फुल रिपोजिशन अच्छे से कर लिया तो पार्शियल रिपोजिशन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Partial repossession. In case of partial repossession, the hire vendor takes back the possession of a part of the goods. तो कुछ हिस्सा वापस ले जा रहा है। All entries till the date of default are passed in the usual manner. Till the date of default चाहे फुल रिपोजिशन था तब भी यूजुअल मैनर में बनाते थे, अब भी यूजुअल मैनर में बना रहे हैं। और एडिशनल ट्रीटमेंट क्या हो रहा है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक में हमने पहले एंट्री बनाई थी हायर वेंडर टू असेट, अब भी वही एंट्री है, हायर वेंडर टू असेट, सेम एंट्री है। बस डिफरेंस है, पहले हमने बैलेंस ऑफ अकाउंट डाल दिया था, हायर वेंडर का बैलेंस, क्योंकि अब वो सेटलमेंट हो गया था। यहाँ पर हमें अकाउंट बैलेंस नहीं डालना है, यहाँ एग्रीड वैल्यू डाली है। एग्रीड वैल्यू ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी की वैल्यूएशन हमें करनी पड़ेगी। एग्रीड वैल्यू के लिए हर क्वेश्चन में एक नई स्टाइल से दिया होता है, नई इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, वही काम हमें करना है। उसके बाद लॉस पहले की तरह P&L टू असेट, लेकिन पहले हमने क्या करा था, उसका जो भी बैलेंस था उसे ट्रांसफर कर दिया था P&L अकाउंट में, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, अकाउंट का बैलेंस नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे ये जो वैल्यूएशन है इसे बुक वैल्यू से। जो बुक वैल्यू है, एसेट दिया है उसकी बुक वैल्यू, और इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो लॉस होगा। 99% केस में तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने की चांसेस बहुत कम है। अगर प्रॉफिट होगा तो फिर भी मैंने लिख दिया कि रिवर्स एंट्री बन जाएगी। ठीक है, लॉस कैसे होगा वो मैंने बता दिया, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू का डिफरेंस। इन द बुक्स ऑफ एंट्रीज के मामले में कोई फर्क नहीं है, फुल रिपोजिशन में भी यही एंट्री थी, पार्शियल में भी यही एंट्री है, बस अमाउंट में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और बुक्स ऑफ हायर वेंडर जो है उसमें पहले भी यही था कि गुड्स रिपोजेस टू हायर परचेजर, लेकिन वहां पर भी अकाउंट बैलेंस था, जबकि यहाँ क्या होगा, एग्रीड वैल्यू, और ये एग्रीड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर रिवैल्यूएशन अगर कराए तो रिवैल्यूएशन करने पर लॉस अगर होता है तो P&L में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट होता है तो रिवर्स, लेकिन प्रॉफिट होगा नहीं, ये भी रिवैल्यूएशन करेगा। इसके पास असेट आएगी और गुड्स रिपोजेस की वैल्यूएशन सपोज 10,000 में लेकर आया, तो 10,000, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन करी तो इसे लग रहा है कि उसकी फिजिकल वैल्यू देखकर 9,000 की ही वैल्यू लग रही है उसकी, तो 9,000 रुपीज़ हम लिखेंगे, तो 1,000 का लॉस P&L में ट्रांसफर कर देंगे। और अब क्या होगा, जो असेट है हमारी पुरानी असेट है, तो उस असेट को ठीक करके बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने उस पर कुछ एक्सपेंसेस नहीं करे रिपेयर मेंटेनेंस के और उसे ओवरऑल नहीं करा तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मार्केट में मिलेगी नहीं हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो भी एक्सपेंस करेंगे वो गुड्स रिपोजेस में डेबिट हो जाएंगे। ये एंट्री हमने पहले भी बात करी थी, उसे सेल करेंगे, ये भी हमने पहले बात करा था कि सेल करेंगे, कैश डेबिट टू गुड्स रिपोजेस, प्रॉफिट लॉस P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, ये बात भी हमने पहले करी थी। तो जर्नल एंट्री के मामले में कोई नई बात नहीं है, जो हमने पहले सीखा था सेम वही है, सब कुछ वही है, बस अकाउंटिंग करते हुए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 32 में अंजलि ने परचेज किया है रूपल से 3 मशीनों को, 50,000 की एक मशीन है हायर परचेज सिस्टम पर, पेमेंट है 30,000 डाउन और बाकी की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है टुगेदर विद इंटरेस्ट।
अंजलि ने डेप्रीशिएशन लगाया 20% WDV और उसने पेमेंट कर दिया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। फर्स्ट ईयर की उन्होंने जनरल एंट्री की पेमेंट कर दी है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दिया, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करी है। रूपल लिमिटेड ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक मशीन छोड़ देते हैं और 2 मशीनें लेकर चले आते हैं। 2 मशीनें लेकर जा रहे हैं। जो मशीन लेकर जा रहे हैं उसकी वैल्यूएशन 30% एनुअली WDV बेसिस पर हो रही है। तो अंजलि जो डेप्रिसिएशन खुद लगा रही है वो तो 20% लगा रही है, लेकिन जब वेंडर लेकर जा रहा है तो वो 30% लगा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि जो परचेजर बुक में लगा रहा है डेप्रिसिएशन वो एक्चुअल डेप्रिसिएशन हो। भाई वेंडर कह सकता है कि इसकी हालत खराब है, मैं तो 30% लगाऊंगा, 40% लगाऊंगा, तो जो भी एग्रीमेंट हुआ है। हमें नेसेसरी अकाउंट दिखाने हैं इन द बुक्स ऑफ अंजलि 2 ईयर्स के लिए। तो अंजलि कौन है? हायर परचेजर, और हायर परचेजर की बुक्स में 2 साल के लिए हमें अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, तो कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे हायर परचेजर की बुक्स में? जो जरूरी अकाउंट है वही बनाते हैं, फालतू के अकाउंट नहीं बनाते। तो एक तो सबसे जरूरी अकाउंट है हायर वेंडर का, और एक जरूरी अकाउंट है असेट का। ये 2 अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। आप लोग भी साथ में बनाइए, केवल देखते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने 2 अकाउंट बनाने हैं और इनका नाम है हायर वेंडर मतलब रूपल, और मशीन। आप चाहे तो मशीनी अकाउंट पहले भी बना सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने हमें टेबल बनाना होता है, लेकिन इसमें अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। टेबल बनाना इसमें बहुत इजी है, क्योंकि टोटल कैश प्राइस हमें दिया हुआ है, ये है 50,000 ईच। 3 मशीनें हैं तो 1,50,000। डाउन पेमेंट है 30,000। तो ये रह गया 1,20,000। अब क्वेश्चन में बोला है कि 30,000 डाउन पेमेंट है और बाकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। 3 इंस्टॉलमेंट 1,20,000 डिवाइड बाय 3 40,000 हो गया। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें 40,000 का कैश प्राइस होगा, और जो इंटरेस्ट है वो है 9%। तो 1,20,000 का 9% 10,800, तो 50,800 की पेमेंट होगी। ये हमारा फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, और सेकेंड ईयर में हमारे पास 80,000 रह जाएगा, फिर इसमें 40,000, तो 80,000 का 9% 7,200। अब क्योंकि हमें पता है कि 2 साल का ही है, तो थर्ड ईयर का अगर हम ना भी बनाएं तो काम चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बनाना चाहिए, 1 मिनट लगेगा बनाने में, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो ये हमारा टेबल है, बहुत सिंपल सा टेबल है। तो 1,50,000 का हमारा टोटल कैश प्राइस है, 10,800 और 7,200 और 3,600, 21,600 का हमारा टोटल इंटरेस्ट है, और 171,600 का हमारा हायर परचेज प्राइस है। तो बहुत सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सबसे पहले हमें
एंट्री बनानी है असेट को परचेज करने की, बताइए क्या एंट्री होती है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रूपल, तो मशीनरी में डेबिट में आ जाएगा। हमें डेट नहीं दे रखी, तो क्योंकि हमें डेट नहीं दी हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसा लिख लेते हैं। फर्स्ट ईयर असेट अकाउंट डेबिट, मशीनरी डेबिट टू रूपल, और कैश प्राइस से एंट्री बनती है 1,50,000। बाय मशीनरी आ जाएगा रूपल में 1,50,000। डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है बोलो, हायर वेंडर टू बैंक, तो रूपल टू बैंक डाउन पेमेंट है 30,000। फिर क्या होता है, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होती है, क्या होती है बोलो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, एंड में ईयर एंड में इंटरेस्ट आ जाएगा 10,800। पेमेंट हो जाएगी ईयर एंड में 50,800। ईयर एंड में डेप्रीशिएशन लगेगा, डेप्रीशिएशन 20% लगा रहे हैं तो 30,000 का डेप्रीशिएशन लग जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर है, कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ईयर में बैलेंस क्रेडिट डाउन मशीनरी का 120, और रूपल का बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो 160,800 माइनस 80,800, 160,800 माइनस 80,800, तो ये 80,000 होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 80,000। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर की एंड में ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करी तो सेकेंड ईयर की एंट्री हम पहले की तरह बनाएंगे जैसे बनाते हैं। तो सेकेंड ईयर में हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करने की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर 7,200, डेप्रीशिएशन लगेगा 20% 24,000। अब क्या होगा, अब हमने पेमेंट करनी थी रूपल डेबिट टू बैंक, लेकिन पेमेंट नहीं करी, तो यहां से अब हमारा मेन काम शुरू होगा। मेरे ख्याल से इस टेबल का तो यूज़ हो चुका है पूरा, तो ये मेरे पीछे छुप भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, उसने 2 पेमेंट कर दी हैं, फर्स्ट ईयर की पेमेंट कर दी है सॉरी, लेकिन सेकंड पेमेंट नहीं करी है। तो रूपल ने एक मशीन छोड़ दी और 2 मशीनें लेकर जा रही है और 30% का डेप्रीशिएशन लग रहा है। तो हमें वर्किंग नोट में मेनली 2 काम करने, वर्किंग नोट में 2 काम करने हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 काम करने हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में तो हमने टेबल बना लिया, इंटरेस्ट टेबल। वर्किंग नोट नंबर 2 में हमें करनी, पता लगाना है एग्रीड वैल्यू ऑफ 2 मशीन्स टेकन ओवर बाय हायर वेंडर। जो वेंडर 2 मशीन लेकर जा रहा है उसकी हमें वैल्यूएशन करनी है, और वैल्यूएशन करनी है एज पर वेंडर। तो वेंडर ने क्या कहा, 2 मशीन है, एक मशीन 50,000 की है तो 2 मशीनें 1,00,000 की हो गई। वो कह रहा है मैं डेप्रीशिएशन इस पे 30% लगाऊंगा WDV मेथड से, तो पहले साल का तो 30,000 आ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन 21,000 आ जाएगा। तो एग्रीड वैल्यू 49,000 आ जाएगी। तो जो मशीन हमारे पास से जा रही है वो मशीन, 2 मशीनें 49,000 की जा रही है।
ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। अब हमें बनाना है वर्किंग नोट नंबर 3। बुक वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन। जो असेट हमने दी है उसकी बुक वैल्यू क्या है। तो जो हमने असेट दी है उसकी बुक वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए हमेशा यही टेक्निक अपनाना जो मैं बता रहा हूँ। आज की डेट में क्या है बुक वैल्यू सारी की सारी एसेट की, 1,20,000 माइनस 24,000। यही आज की वैल्यू है 3 मशीनों की। इसे 3 से डिवाइड कर दिया। आज की वैल्यू 1 मशीन की। 3 मशीनों की वैल्यू थी, 3 से डिवाइड कर दिया तो आज की वैल्यू 1 मशीन की। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आज की बुक वैल्यू 2 मशीन की। हमेशा ऐसे ही करना है आपको। तो 1,20,000 माइनस 24,000 डेप्रीशिएशन इस साल का 96,000 वैल्यू आ गई। 3 मशीनों की, 1 मशीन की वैल्यू 32,000 आ गई। 1 मशीन की वैल्यू 32,000 और 2 मशीनों की वैल्यू 64,000। तो 64,000 वाली मशीन 49,000 रुपीज में चली गई। तीसरा वर्किंग नोट। अब चौथा वर्किंग नोट, लॉस ऑन रिपोजिशन। तो बुक वैल्यू 64,000 और एग्रीड वैल्यू 49,000। तो लॉस हो गया 15,000 रुपये का। तो 15,000 रुपीज का लॉस हो गया। ये वर्किंग नोट नंबर 2, 3, 4 ये हमें करने हैं। अब बताइए मुझे क्या जनरल एंट्री बनेगी। जब रूपल मशीन लेकर जाएगी तो इन द बुक्स ऑफ अंजलि क्या एंट्री बनेगी। रूपल पेमेंट होती तो रूपल डेबिट टू बैंक, और रूपल को हमने क्या दिया है मशीनरी, तो रूपल टू मशीनरी। और कितने में गई है मशीनरी, 49,000। ठीक है, तो रूपल के डेबिट में क्या जाएगा, टू मशीनरी। $49,000। मशीनरी में क्या जाएगा, बाय रूपल 49,000। हमने ये भी देखा है कि ये मशीन हम चाहें तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 लिख सकते हैं, और जो इंटरेस्ट लगाया है यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखा था इंटरेस्ट। अब रूपल टू मशीनरी हमने एंट्री बना ली और उसकी पोस्टिंग भी हमने कर दी। अब इसके बाद हमें प्रॉफिट लॉस देखना है, तो लॉस हो गया 15,000 का। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी लॉस की, P&L डेबिट टू मशीनरी 15,000। तो मशीनरी में आ जाएगा बाय P&L 15,000, और हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 4। तो 15,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अकाउंट का बैलेंस करना है, क्योंकि अब हमने रूपल को देने थे 87,200 और हमने दे दिए 49,000। तो 49,000 में निपटारा थोड़ी ना हो जाएगा, अभी हमें फ्यूचर में और पेमेंट करनी है 38,200। वो कैसे पेमेंट होनी है वो आपस में उनका तय हो जाएगा। ऐसे ही जो मशीन है हमारे पास से मशीन चली गई 64,000 वाली, तो हमारे पास मशीन कितने की रह गई, एक मशीन रह गई। और याद है एक मशीन की वैल्यू कितनी थी, 32,000 बुक वैल्यू। अगर हम अकाउंट का बैलेंस करेंगे तो 32,000 ही आएगा। तो अब हमें ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उसमें इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर भी हम करेंगे।